नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। झुंझुनू से 30 किसान हिमाचल प्रदेश रवाना, सीखेंगे प्राकृतिक और उन्नत खेती की तकनीकें। सलूम्बर में पंचगौरव महोत्सव का भव्य आगाज, खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं ने खींचा दर्शकों का ध्यान। सवाई माधोपुर स्थापना दिवस पर कार्यक्रमों की धूम, त्रिनेत्र गणेश मंदिर में महाआरती के साथ शुरू हुआ महोत्सव। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में केकड़ी में खेल प्रतिभाओं को नया मंच मिल रहा है। भारत की प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में शामिल 69वीं अंडर 14 राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता का शुभारंभ केकड़ी के पटेल मैदान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर से 61 टीमें हिस्सा ले रही हैं। छात्र और छात्रा वर्ग में कुल 732 खिलाड़ी अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। 6 दिन चलने वाली इस प्रतियोगिता में लीग कम नॉकआउट प्रारूप के तहत मुकाबले खेले जाएंगे, जिससे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर का अनुभव मिलेगा। अंदर अभी 61 टीमें भाग ले रही है, जिसमें 30 टीमें बच्चों की है और 31 टीमें बालिकाओं की है, जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन, CBSE बोर्ड, नवोदय विद्यालय और स्कूल शिक्षा और 22 राज्यों की टीमें यहाँ पहुंची है। 3 केंद्र शासित प्रदेशों से आई हुई है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 61 टीमें आज इस केकड़ी की धरा पर, जो खेल नगरी के रूप में विख्यात है, पहुंची है। तो पहली बार केकड़ी में ये आयोजन किया गया है। इसके लिए लगभग हम पिछले 6 महीने से इस तैयारी में लगे हुए हैं, जिसके लिए हमारे यहाँ पर जो विभागीय निर्देश प्राप्त हुए है, उसके अनुरूप हमने जो आयोजन समितियों का गठन किया। राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से हमें जो बजट आवंटन किया गया है, उसमें अलग अलग मदों में हमने पैसा खर्च करना होता है। उसी संदर्भ में राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने हमें जो बजट आवंटन किया है, उसका उपयोग हम बच्चों को जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहेंगे, उनको ट्रॉफियाँ देंगे, मेडल देंगे और व्यक्तिगत पुरस्कार जिसमें मोमेंट वगैरह होगा वो प्रदान करेंगे। तथा उनके साथ में हमारे जितने भी निर्णायक मंडल के सदस्य लगे हुए हैं, उनको भी हमने भामाशाहों के माध्यम से उन्हें भी उपहार देने के लिए और उनको प्रत्येक चिन्ह देने के लिए व्यवस्था की है। अंडर 14 के मैच हो रहे हैं SGFI के, और इसमें का टोटल मैच लीग के होंगे 87 मैच, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के। और फिर उसके बाद में नॉकआउट मैच स्टार्ट हो जाएंगे, प्री क्वार्टर, क्वार्टर, सेमीफाइनल और फाइनल मैच। तो विभाग की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारे मैच होंगे और अच्छी, अगर जो टीम विजेता बनेगी ऑल इंडिया, उसको अच्छी ट्रॉफी मिलेगी और मोमेंटो मिलेंगे और अच्छे अपने स्थानीय सुविधा के अकॉर्डिंग किट उनकी भी व्यवस्था कर रखी है। हमको सर बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे राजस्थान में पहली बार 14 ईयर्स में नेशनल हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। और हमारा 20 दिन से लगातार 20 दिन से कैंप चल रहा है, बहुत अच्छे से कैंप चल रहा है। सर ने हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई है। हमको पूरा विश्वास है कि हम यहाँ से फाइनल जीतेंगे। हमारा अगला मैच असम के साथ है, वो हम बहुत अच्छे से खेलेंगे। हमें पूरा विश्वास है हम वो भी जीतेंगे, फाइनल भी जीतेंगे। ब्यावर में VBG रामजी योजना को लेकर विधायक श्री शंकर सिंह रावत ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के आरोपों पर खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम केवल विरोध करना रह गया है। VBG रामजी योजना के जरिए भ्रष्टाचार, फर्जी हाजिरी और ठेका प्रथा पर रोक लगेगी। योजना के तहत रोजगार के दिनों में वृद्धि कर 125 दिन किए जाएंगे और सख्त ऑडिट सिस्टम लागू होगा। उन्होंने दावा किया कि यह योजना नरेगा से भी बेहतर है और अभियान चलाकर जनता तक इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। हम के भ्रष्टाचार हुआ है, जैसा भ्रष्टाचार की कोई ऑडिट भी नहीं होती। काम ये सिर्फ मजदूरी का पैसा होना चाहिए, मजदूरों को पैसा। इसके अंदर दुनिया भर का टेंडर से काम होते हैं, ठेकेदारी से पड़ता काम होते हैं, मशीनों से काम हो रहे हैं, ठेका पड़ता से काम होता है। काय के मरेगा मजदूर को मजदूर कहाँ मिल रही है। फिर दूसरा, उस मजदूरों से
फर्जी मेड जो बनते हैं, फर्जी हाजिरी चला करके और उन लेबर से जो जितनी एब्सेंट रहती है उनसे पैसे वो ले लेते हैं। हमारे सरपंच भी हैं, प्रधान जी भी है, सारे बैठे, लेकिन इस चीज़ को कौन उजागर करेगा क्या? तो ऐसे जम के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। अभी इस भ्रष्टाचार को तत्कालीन हमारे पंचायत राज मंत्री भाई रमेश मीणा जी थे, सरकार में उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि भ्रष्टाचारी पर रोक लगानी, उन्होंने भी इसके ऊपर रोक लगाने के लिए प्रयास किए उन्होंने। डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। इसके लिए शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमेश्वर में विशेष अतिथि व्याख्यान का आयोजन हुआ। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा और डिजिटल जागरूकता की जानकारी दी गई। साइबर विशेषज्ञ श्री दिलीप कुमार मीना ने इंटरनेट और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, साइबर अपराधों के प्रकार और उनसे बचाव के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। विद्यार्थियों को पासवर्ड सुरक्षा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और साइबर हेल्पलाइन 1930 की उपयोगिता भी बताई गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत टोंक जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिला स्पेशल टीम ने कोतवाली और देवली थाना क्षेत्र में एक साथ 3 ठिकानों पर छापेमारी कर अवैध हथियार और बारूद बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, हथियारों के पुर्जे और नकदी बरामद की गई है। डीएसटी ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी बिना लाइसेंस घरों में हथियार और बारूद बनाकर सप्लाई कर रहे थे। भरतपुर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2025 कड़ी सुरक्षा और सख्त निगरानी के बीच शुरू हो गई है। परीक्षा बायोमेट्रिक सत्यापन और सीसीटीवी निगरानी में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। जिले में बनाए गए 52 परीक्षा केंद्रों पर पहले दिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। प्रशासन ने ड्रेस कोड, सघन जांच और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री घनश्याम शर्मा ने बताया कि परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की जा रही है और 5 दिन तक चलेगी। परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता दल और पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। अध्यापक सीधी भर्ती लेवल 1 की परीक्षा आज भरतपुर में 1 शिफ्ट में आयोजित की गई और वो उसमें लगभग 97% उपस्थिति रही और शांतिपूर्वक संपन्न हो चुकी है। लगातार अगले 3 दिन तक दोनों पारियों में एग्ज़ाम होगी, जिसकी हमारी पूरी तैयारी है और बिल्कुल शांतिपूर्वक अच्छी तरह से एग्ज़ाम कराने। सवाई माधोपुर शहर के 263वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रमों का शुभारंभ रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में महाआरती के साथ हुआ। जिला कलेक्टर श्री कानाराम ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भगवान गणपति की विधिवत पूजा अर्चना कर महोत्सव का आगाज किया। इसके बाद शेरपुर हेलीपैड पर पर्यटन विभाग की ओर से पारंपरिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें आमजन, स्कूली बच्चे और विदेशी पर्यटक शामिल हुए। स्थापना दिवस महोत्सव की श्रृंखला में अमरूद महोत्सव और म्यूजिकल नाइट जैसे कार्यक्रम भी होंगे। 19 जनवरी को जो सवाई माधोपुर शहर का स्थापना दिवस है, उसका 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत आज त्रिनेत्र गणेश जी की महाआरती के साथ किया गया है और इन 3 दिवस में जिले भर में विभिन्न तरह की गतिविधियाँ आयोजित होगी। सभी जिलेवासियों से आग्रह है कि वो इन सभी गतिविधियों में पूर्ण भागीदारी निभाएं और सभी को इस स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सलूम्बर के पंचगौरव महोत्सव में खेल, सांस्कृतिक और पारंपरिक प्रतियोगिताओं का जोरदार आयोजन हुआ। दीप प्रज्वलन से शुरू हुए महोत्सव में कबड्डी, रस्साकसी, कुर्सी दौड़, मटका दौड़, दादा पोता और दादी पोती दौड़ जैसी प्रतियोगिताओं ने दर्शकों का ध्यान खींचा। जयसमंद की पाल पर रंगोली, ऊंट और घुड़सवारी, पतंगबाजी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने महोत्सव को और भी रंगीन बना दिया। जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा, विधायक श्रीमती शांता अमृतलाल मीणा और सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने कार्यक्रमों में भाग लिया। सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और शिक्षा संस्थानों के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दी।
सीकर में शेखावाटी हस्तशिल्प उत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। शनिवार को यूडीएच मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा, विधायक श्री रतन जलधारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। अर्बन हाट में आयोजित इस उत्सव में कश्मीरी ऊनी वस्त्र, हैंडलूम, चमड़े की मोजाइका, रेडीमेड गारमेंट, हस्तनिर्मित फर्नीचर और खाद्य पदार्थों की लगभग 70 स्टॉल लगी हैं। मंत्री श्री खर्रा ने देसी उत्पादों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने का आह्वान किया और स्थानीय उद्योग एवं स्टार्टअप को आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग बताया। उन्होंने निकाय चुनाव और एसआईआर पर भी अपने विचार साझा किए। देखिए, भारत सरकार, राजस्थान सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, सबका ये मानना है कि भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो हमारी हस्तशिल्प की कला के साथ साथ जितने देसी उत्पादन देश में बन सकते हैं बनने चाहिए और आम आदमी के बीच स्वदेशी का नारा वोकल फॉर लोकल के माध्यम से पहुँचे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देश के आम जन से यही आह्वान है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी का सामान का उपयोग करें ताकि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से या व्यक्तिगत स्तर पर स्टार्टअप के माध्यम से जो लोग नवाचार के साथ साथ पुराने हस्तशिल्प को वापस प्रमोट कर रहे हैं वो प्रोत्साहित हों। झुंझुनू में आत्मा योजना के तहत उन्नत खेती को बढ़ावा देने के लिए 30 किसानों का विशेष दल हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हुआ। कृषि विभाग के उपनिदेशक श्री शीशराम जाखड़ और उप परियोजना निदेशक श्री प्रमोद कुमार ने किसान दल को हरी झंडी दिखाकर भेजा। 7 दिन तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में किसानों को प्राकृतिक खेती, बागवानी, सब्जी उत्पादन, आधुनिक सिंचाई तकनीक, फसल विविधीकरण और कृषि नवाचारों की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद ये किसान जिले के अन्य किसानों के साथ भी उन्नत खेती की तकनीक और अनुभव साझा करेंगे, जिससे झुंझुनू में कृषि उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि होगी। ये आत्मा योजना अंतर्गत 7 दिवस का प्रशिक्षण है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान दरसा जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश में 30 किसानों का भेजा जा रहा है, जो वहाँ 7 दिवस में उन्नत तकनीकी और पशुपालन, जल संरक्षण और सभी तरह की जो आधुनिक कृषि तकनीकी है उसका प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। और इस संस्थान के अलावा भी आसपास के जो भी संस्थान है आसपास कृषि से संबंधित उनका भ्रमण करके और ये प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ कस्बे में स्वदेशी मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ। नए बस स्टैंड परिसर में आयोजित इस मेले का उद्घाटन शहरी विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह में मंत्री ने स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में इसके महत्व पर जोर दिया। मेले में घरेलू और कुटीर उद्योगों के उत्पाद, हस्तशिल्प, आयुर्वेदिक वस्तुएं, खादी और ग्रामोद्योग से जुड़े स्टॉल लगाए गए हैं। मेले में नागरिकों में उत्साह देखते ही बन रहा है और वे स्थानीय उत्पादों को खरीदकर स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं। झुंझुनू जिले में रीट परीक्षा का आयोजन हुआ और पहले दिन की परीक्षा शांति और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई। जिले के 39 परीक्षा केंद्रों में कुल 12,000 परीक्षार्थियों में से 11,204 उपस्थित हुए, जिससे उपस्थिति प्रतिशत 93.37% दर्ज किया गया। प्रशासन और पुलिस की कड़ी सतर्कता के बीच मेटल डिटेक्टर और सघन जांच के बाद परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। अभ्यर्थियों ने लंबे समय तक कतार में लगकर एंट्री ली और परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में पूरी हुई। आरएएस लेवल का पेपर था, बेटर है, एकदम मस्त। क्वेश्चन लेवल आरएएस लेवल के थे, सभी कथन और कारण वाले।
हाँ, टाइम पूरा दिया गया था, एकदम अच्छी व्यवस्था थी। मुझे लगता है परेशानी तो होती है, सबको होती है परेशानी तो। हाँ, डिस्ट्रिक्ट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में दे तो अच्छा हो। हाँ, फर्स्ट पेपर है, पिछली बार का देखा था वो इजी था, अब की बार तो हार्ड है थोड़ा। पेपर का स्तर थोड़ा कठिन था, पिछली बार से बहुत ज़्यादा कठिनाई थी इस बार। मेरे को 2 साल हो गए थे, टाइम तो पूरा दिया गया, पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था पेपर। समझ पर आधारित तर्क और कथन निष्कर्ष वाले थे 10-15। पोखरण में अजमेर नाचना रोडवेज बस सेवा पुनः शुरू हो गई। सेवा की शुरुआत के अवसर पर लोहारकी, अजासर और नाचना में ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े बजाए और माला व साफा पहनाकर बस चालक और परिचालक का भव्य स्वागत किया। कोरोना काल में बंद की गई इस सेवा के दोबारा शुरू होने से ग्रामीणों, महिलाओं, बुजुर्गों और विद्यार्थियों में खुशी की लहर है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज का आभार जताया। बस सुबह 6:45 पर नाचना के लिए रवाना होगी और शाम 5:30 पर पोखरण लौटेगी। कोटा संभाग के नयापुरा ग्रामीण हाट परिसर में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रदर्शनी सह व्यापार मेला 2026 का भव्य आयोजन हुआ। 3 दिवसीय इस मेले में राज्य भर से आए 60 स्टॉलों पर जूट की गुड़िया, मिट्टी के बर्तन, कपड़ों पर कसीदाकारी, कठपुतली, आयुर्वेदिक उत्पाद और होममेड ज्वेलरी जैसे अनोखे उत्पाद प्रदर्शित किए गए। ग्रामीण और शहरी महिला उद्यमियों को इस आयोजन से आर्थिक संबल मिला। मेले में आए कारीगरों और व्यापारियों को राजस्थान की गौरवमयी संस्कृति को जीवित रखने और अपने उत्पादों को बढ़ावा देने का अवसर मिला। ये कि कोटा में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 3 दिवसीय ये मेले का आयोजन किया गया है। बेसिकली इस मेले का उद्देश्य ये है कि जो हमारे 18 ट्रेड्स हैं विभिन्न प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में, उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे बढ़ाई जाए, उनके प्रोडक्ट को पब्लिक तक कैसे पहुंचाए। तो ये उसका एक प्रयास है जो कि हमने जिला उद्योग केंद्र वाणिज्य केंद्र के सहयोग से यहाँ कोटा में 3 दिवसीय मेला राजस्थान में पहली बार आयोजित किया गया है और ये विभिन्न संभाग स्तर पे आयोजित किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना माननीय प्रधानमंत्री ने 2 वर्ष पूर्व स्टार्ट की थी और आज ये राजस्थान इस योजना में काफ़ी देश भर में काफ़ी अच्छी स्थिति में है। हमारे लोकप्रिय विधायक संदीप शर्मा जी द्वारा किया गया है। विशिष्ट अतिथि हमारे जिला कलेक्टर महोदय थे और कितनी स्टॉल लगाई है? लगभग हमने यहाँ पूरी 60 स्टॉल्स लगाई हैं। किस किस तरह के प्रोडक्ट? 60 स्टॉल्स में यहाँ पे हमारे मिट्टी से बने हुए जो उत्पाद है उनकी है, या हैंडमेड कुर्तीज़ हैं, कॉस्मेटिक आइटम्स हैं और इसके अलावा जो आप बैम्बू प्रोडक्ट हैं यहाँ पे कुछ हमने इसमें कुर्तीज़ वगैरह जो हैंडमेड कुर्तीज़ हैं, पेंटिंग्स हैं, उनको भी मौका दिया है। बेसिकली ये हमारे विश्वकर्मा से जुड़े हुए आर्टिजन्स हैं और MSME सेक्टर से जुड़े हुए उद्यमी हैं। कोटा में मेला में आए हैं, अच्छा मेला चल रहा है। हम कठपुतली बनाते हैं, कठपुतली, घोड़े, हाथी, ऊँट ये सभी सेल करते हैं। हमारी कठपुतली यूज होती जा रही है, इसको आगे बढ़ावा देने के लिए सरकार भजनलाल ने ये हमारे को यहाँ आने का आदेश दिया, तो इसीलिए हम कर रहे हैं। मतलब किस किस तरह के आइटम है आपके पास यहाँ पे? सर कठपुतली है, हाथी है, ऊँट है, मोर है, एक नहीं। हाथ से बनाते हैं सब चीज़ें? सब हाथ से बनाते हैं। कितने साल पुरानी कला होगी? ये हज़ारों साल पुरानी चीज़ है सर, हमारी खानदानी धंधा परंपरा। कितनी पीढ़ी होगी काम करते हैं? हमारी तो कम से कम होगी 7-8 पीढ़ी। यही काम कर रहे हैं? यही काम कर रहे हैं सर। जे मतलब बड़दा गए थे, ये MSME की तरफ से ही भजनलाल शर्मा ने ही हमें भेजा था और उन्होंने हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था करवाई थी। कोटा में किस तरह का रिस्पॉन्स है आपको? कोटा में भी बहुत अच्छा है। कोटा में मैं दोबारा भी आऊँगी, मुझे तो अगर लगेगा तो बहुत अच्छा है। क्या क्या चीज़ बनाते हैं आप? यहाँ पे राधा कृष्ण हो गए, जापानी गुड़िया है और ये जैसे मतलब गुलदस्ते हो गए, झुपड़ी हो गई, परस वगैरह हो गए, सब चीज़ें बनाते हैं। किस चीज़ की है ये सब? जूट के आइटम बनते हैं हमारे, जूट के हैंडीक्राफ्ट का ही काम है सारा। लटकन वगैरह हो गए, सारी चीज़ें से यही बनाते हैं। तो राज्य सरकार का कुछ सहयोग मिलता है आपको? उनको हमारा, हाँ बिल्कुल मिलता है सरकार का। भजनलाल शर्मा का भी हमें घर पे भी आए थे, हमारी सब चीज़ें देखी थी उन्होंने और हमें मतलब इस चीज़ में लोन भी दिया उन्होंने। जी, ये PM विश्वकर्मा मेला है, भजनलाल शर्मा जी की तरफ से मुख्यमंत्री राजस्थान की पहल है, इन्होंने लगाया कोटा में ये PM विश्वकर्मा योजना से हस्तशिल्प मेला है, इससे हमें बढ़ावा मिलता है आगे आने का। तो हमें प्रधानमंत्री जी ने एक मंच दिया है हम महिलाओं को,
जिसमें पहले हमारा ऐसा था कि हमसे घर तक सीमित थे, घर में अपने प्रोडक्ट बनाते थे, हमारे आस पड़ोस में हमारे फ्रेंड्स ग्रुप थे उनमें सराउट करते थे। पर अब हमारा ऐसा है ना कि हमको जो गवर्नमेंट ने मंच दिया है तो हम अब बाहर निकलने लग गए और हम अपने प्रोडक्ट बेचने लगे। तो उससे क्या होता है ना, हमें बाहर के लोगों को जानने का भी मौका मिल रहा है, लोगों को भी हमें जानने का मौका मिल रहा है कि हम लोग आखिर बनाते क्या है, हम बेच क्या रहे। और पहले क्या होता है ना सर, हमारे पहले माइंड में यही होता था कि भाई हमें इतना प्रोडक्ट बनाना और ये बेचना है, लेकिन जब से हम बाहर निकले ना, हमको लोगों के मन की बात पता चल रही है कि उनको आखिर चाहिए क्या। तो अब हमारे भी व्यापार में थोड़ा हुआ है चेंजेस, हम लोग लेकर आए। बीकानेर में डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में चल रहे 3 दिवसीय चिल्ड्रन फेस्टिवल आजू गूजा 2.0 के दूसरे दिन बच्चों की उमड़ी भारी भीड़ ने आयोजन स्थल को उत्साह और मस्ती से भर दिया। रंग बिरंगे माहौल, खेल, रचनात्मक गतिविधियां, आर्ट क्राफ्ट, पेंटिंग, विज्ञान और नवाचार स्टॉल, कठपुतली और मैजिक शो बच्चों के आकर्षण का केंद्र रहे। करीब 25,000 बच्चों ने हिस्सा लिया। अभिभावकों ने भी आयोजन की सराहना की और इसे बच्चों के सर्वांगीण विकास व रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाला बताया। फूड कोर्ट, किताब की दुकान और फन गेम्स में भी बच्चों ने जमकर आनंद लिया। आजू गूजा एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो बीकानेर के लिए एकदम नया है और उसका अभी सेकंड वर्जन चल रहा है। हम खड़े हैं डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में, जहां आज आजू गूजा बीकानेर चिल्ड्रन फेस्टिवल का दूसरा दिन है और इस फेस्टिवल में हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, अपना मनोरंजन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ज्ञान में भी वृद्धि कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं आजू गूजा जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं गोपाल सिंह जी, वो इसका पूरे डायरेक्टर हैं इनके। इनसे पूछते हैं कि ये क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से ये काम करता है। जी बताइए। जी, ये जैसे कि नाम से पता है कि आजू गूजा ये बच्चों का ही मेला है और इस बच्चों के मेले में, इस फेस्टिवल में आप देख पा रहे हैं कि बच्चों के लिए 80 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हमने प्लान की है, आर्ट से लेके क्राफ्ट, पपेट, स्पोर्ट्स जोन है, साइंस जोन है, कॉन्शियस कॉर्नर है जिसमें हम लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ कलर्स के साथ, क्राफ्ट्स के साथ, चाक के साथ, मिट्टी के साथ, जाइंट पपेट के गेम से परफॉर्मेंस का लिए पूरा स्टेज है। तो ये बच्चों के लिए ही हमने डिज़ाइन किया है ताकि बच्चों को मौका मिले किताबों से निकल के एक नई दुनिया देखने का। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमने अपनी ज़िंदगी को 2D में सीमित कर लिया है। बच्चे भी मोबाइल देखते तो 2D देखते हैं, तो 3D की असली दुनिया क्या है? तो ये है 3D की दुनिया, जिसमें बच्चा सारे डायमेंशन देखे अपनी ज़िंदगी के, कि आर्ट भी उसकी ज़िंदगी में हो, म्यूजिक भी उसकी ज़िंदगी में हो, डांस भी हो। तो यही मकसद है कि बच्चों को ये एक्सपोजर हम दे पाएँ। बीकानेर में गोपाल सिंह जी वो चेहरा है जो नवाचार के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने पहले कबीर यात्रा निकाली जो काफ़ी प्रसिद्ध है और अब बराबर चल रही है, और इसके बाद में ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। इसमें किस तरह के कितने गेम्स हैं, क्या इसका क्या जो अभिप्राय है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चे लाभान्वित हो, किस उद्देश्य से देखो, आप स्पोर्ट्स जोन में अगर जाएंगे तो स्पोर्ट्स जोन में लगभग 15 तरीके के गेम है और छोटे बच्चों के लिए भी, मतलब 1-2 साल के बच्चों के लिए भी गेम है और 14 साल तक के बच्चों के लिए भी गेम है। गेम का पूरा एक बड़ा जोन है, हैंडीक्राफ्ट का एक बहुत बड़ा जोन है जिसमें लाख की चूड़ी भी बनाना हम लोग बच्चों को सिखा रहे। पूरा बुक फेयर है जहाँ पे हमने पूरे हिंदुस्तान की जो अच्छी पब्लिकेशन है बच्चों से जुड़े हुए वो भी हमने बुलाए, तो बुक भी खरीद सकते हैं। फूड भी जोन है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हर तरह के रंग को हमने शामिल किया है। आप देखते हैं कि यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर है, मतलब एरोप्लेन जो बनाना सिखाना है, वो भी यहाँ पे बेस का देख सकते हैं इस एक्टिविटी में। तो साइंस की पूरा एक बड़े बड़े जोन हमने क्रिएट किए हैं बच्चों के लिए। अक्सर देखा जाता है कि एक निजी कार्यक्रम होता है और एक कार्यक्रम होता है जिसमें प्रशासन जुड़ जाता है। प्रशासन जुड़ना यह आसान काम नहीं होता है, कैसे इस तरह से आपने उनको तैयार कर लिया? नहीं, ये बेसिकली तो कलेक्टर मैडम नम्रता विष्णु जी के दिमाग में आया था कि जब हम एक किसी फेस्टिवल की चर्चा कर रहे थे तो उनके मन में ये था कि बड़ों के लिए तो बहुत फेस्टिवल होते हैं लेकिन बच्चों के लिए कुछ नहीं होता। तो मैडम ने बच्चों के लिए फेस्टिवल पूरा डिज़ाइन किया है और प्रशासन के जुड़ने से आप देख पा रहे हैं कि सभी तरह की व्यवस्थाएं और जिस तरह सुचारू रूप से चल रहा है कि एक साथ इस स्टेडियम में 15,000 बच्चे अभी आप देख पा रहे हैं वो पूरे एकोमोडेट हो पा रहे हैं, हर लोगों के लिए एक्टिविटी है। तो डेफिनेटली इसमें प्रशासन का पूरा सहयोग, PDA का,
कहना चाहिए? बहुत ही शानदार नवाचार है जिला प्रशासन का, टीम का, बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप देख सकते हैं खूब सारे बच्चे एक साथ एक ही आंगन में अपने बचपन को जी रहे हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया के टाइम में बचपन हो चुका है। एक बार देख सकें सब बच्चे अपने अपने स्तर पर एक एकांकी जीवन जी रहे हैं, लेकिन ये इस तरह का प्रयास बहुत सकारात्मक है। जिला प्रशासन बीकानेर की बहुत पहल को साथ है। बीकानेर जिला प्रशासन की पहल बहुत शानदार है। बच्चे फूड का एंजॉय ले रहे हैं, बच्चे साइंस भी सीख रहे हैं, बच्चे खेल भी रहे हैं और बच्चे नाच कूद भी रहे हैं, और यह सब संभव हुआ है बीकानेर चिल्ड्रन फेस्टिवल के बदौलत। मैं बीकानेर से सुजस राजस्थान के लिए नरेश मारू। कोटा के रघुराई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा प्रतियोगिताओं का भव्य उद्घाटन हुआ। संभागीय आयुक्त श्री अनिल कुमार अग्रवाल ने प्रतियोगिता की विधिवत शुरुआत की और कहा कि खेल प्रतियोगिताओं से आपसी समन्वय और सहयोग की भावना विकसित होती है। उद्घाटन के दौरान विभिन्न जिलों से आए अधिकारियों कर्मचारियों ने बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेलकर उत्साह बढ़ाया। जिला कलेक्टर श्री पीयूष समारिया ने खिलाड़ियों का स्वागत किया और खेलों के माध्यम से अनुशासन और शारीरिक मजबूती पर जोर दिया। प्रतियोगिताओं में 19 जनवरी तक टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस के मुकाबले होंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दिशा निर्देशों के अनुरूप विकास कार्यों की गति सुनिश्चित करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त श्री सिद्धार्थ महाजन ने विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने स्वर्ण जयंती पार्क को ऑक्सीजन पार्क के रूप में विकसित करने, सीकर रोड और सेक्टर रोड के निर्माण कार्यों की समीक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। श्री महाजन ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य गुणवत्ता और समय सीमा का पालन करते हुए पूरे किए जाएं। यह दौरा क्षेत्रीय विकास और जन समस्याओं के निस्तारण को तेज करने के उद्देश्य से किया गया। उदयपुर के सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में 2 दिवसीय वन मेला आयोजित किया गया, जिसका भव्य शुभारंभ जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने फीता काटकर किया। इस मेले का उद्देश्य वन उत्पादों के संरक्षण, संवर्धन और विपणन को बढ़ावा देना रहा। मेले में औषधीय पौधे, शहद, हर्बल उत्पाद, बांस और हस्तशिल्प जैसी वस्तुओं की प्रदर्शनी लगी। स्थानीय आदिवासी, वनवासी और स्वयं सहायता समूहों ने अपने उत्पादों की मार्केटिंग कर लाभ उठाया। सबसे पहले तो आपके चैनल के मार्फत से मैं क्षेत्रवासियों को नमस्कार करता हूं। ये वन मेला है। इस वन मेला में आपने देखा का स्टॉल लगी हुई है। इनमें कई प्रकार की औषधियां हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, और इन्हीं औषधियों को जब लोग अपना उपयोग करेंगे और स्वास्थ्य लाभ होगा, और यही प्रकार का जो मार्केट है, इस मार्केट के कारण जो वन से जो औषधियाँ लाते हैं वो एक कॉमर्शियल है। वहाँ के जनजातीय व्यक्ति इकट्ठा करके लाता है, तो उनका एक अपने परिवार के लिए भी एक रोजगार बनता है और लोगों के लिए एक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक बनता है। तो ये इसी प्रकार के मेले लगते रहना चाहिए ताकि कम से कम लोगों को पता लगे। और ये जो मेला है ये अभी एक उदयपुर में है, इसको नेशनल और इंटरनेशनल पर भी लगा करके इसको किया जाए ताकि इसकी मांग बढ़े, और मांग बढ़े तो इसको एक अपने एक स्वास्थ्य लाभ के लिए दवाएं उपलब्ध होगी और रोजगार का साधन बनेगा। सर, ये जो जिस तरह का मेला है, अगर जिस तरह की औषधि है, क्या खास इस मेले में? मुझे लगता है हम अरावली में हैं तो अरावली तो समृद्ध है जड़ी बूटियों से, और यहाँ कैसे जीवन को आराम से दायक बनाएं, और पुरखों ने भी यहाँ पर बहुत स्टडी किया है। वो परंपरागत ज्ञान भी कहीं न कहीं बिखर रहा है। मुझे लगता है इस तरह के जब आयोजन होते हैं तो एक दिशा तो मिलती है। ये जो पीढ़ी जो मेघालय की शिक्षा लेके आई है तो उसमें भी कहीं न कहीं चीज़ें दिशाधारा मिलती है कि हाँ, ये बहुत कीमती चीज़ है। और पूरे दुनिया में आप देखेंगे तो क्लाइमेट चेंज एक बड़ा विषय है, उसमें भी वनस्पति, अफॉरेस्टेशन, ये सारे जो विषय हैं बहुत कीमती आ रहे हैं। इस दिशा में इस तरह के आयोजन एकदम जागरण करता है। मुद्दा ये है कि सरकार की योजनाएं बहुत है, उन योजनाओं को भी जनता के साथ जोड़ना जो कर सकता है, चाहे आजीविका हो, चाहे वन धन केंद्र हो, ये सारे उनके साथ भी कनेक्ट करता है। लेकिन यहाँ एक चिंतन इस बात पे भी हो रहा है कि कुछ चीज़ें हम जो भूल रहे हैं उसको वापस लाएं। और एक बड़ा विषय ध्यान में आया, बांस, उसको वन उपज से बाहर कर दिया सरकार ने, एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अब उसको उगाने के लिए, और यदि वो
उसकी क्रॉप आ जाती है, उसको काटने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं है, उसको ओपन मार्केट में बेच सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत क्रांतिकारी कदम है, इसलिए कि चिंतनों में ये सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए ये बहुत उपयोगी है। बहुत सारे फॉरेस्ट के कानून ऐसे हैं जो हमारे, आपका नाम बताना है, खाली नाम बताना है, और ये मेला किस तरह उपयोगी है और आपने क्या क्या देखा है इस मेले में, क्या? मेरा नाम प्रोफेसर अनिल कुमार छंगानी, मैं डीन हूँ फैकल्टी साइंस महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। मेरे ख्याल से इस मेले की सार्थकता इन बच्चों की उपस्थिति बताती है और इस तरह के प्रयास इतने जरूरी हैं कि जो हमारे परंपरागत तरीके थे जैव विविधता बचाने के लिए, क्योंकि जैव विविधता इतनी जरूरी है अरावली की, जिसने हमें कोविड में जिंदा रखा, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और कोविड में जहाँ यूरोप और अमेरिका में लाखों लोग मरे थे, हमारे यहाँ पे अरावली के इर्द गिर्द उदयपुर डिवीजन में, बीकानेर डिवीजन में यहाँ के लोग बहुत कम मरे थे। उसकी वजह हमारी जो परंपरागत रहन सहन थे, जो खान पान थे, और उसमें जो अरावली की जड़ी बूटियां हैं जिनसे हमें इस यूथ को अवगत कराना है कि हमें पिज्जा बर्गर खाना है लेकिन जरूर जितना है। जो हमारी परंपरागत खान पान थे, जो हमारी जड़ी बूटियां अरावली की है, उसने किस तरह से हमारी इम्यूनिटी और न्यूट्रिएंट बैंक को बचा के रखा है, हमारे लाइफ स्टॉक को बचा के रखा है, हमारी जैव विविधता को बचा के रखा है, और यही हमारे सर्वाइवल का बेस है। और ये इस मेले की सार्थकता है, जिस तरह की जनता यहाँ पे आई है, जिस तरह की इन्होंने प्रदर्शनी लगाई है, किस तरह के खान पान में हमारे प्राकृतिक संसाधन कितने उपयोगी हैं सुबह से शाम, ये जानने के लिए बहुत उपयोगिता है इस मेले की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रोफेसर ममता शर्मा हूँ और मैं बहुत दूर यहाँ से अलवर एक जगह है वहाँ से आई हूँ। मैं राजस्थान सरकार में प्रोफेसर हूँ और पर्यावरण संरक्षण का काम करती हूँ। देखिए, वन मेला हो चाहे कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, सेमिनार हो, इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि पर्यावरण संरक्षण एक व्यक्ति का काम नहीं है, हमें सारी कम्युनिटी को साथ लेके चलना होगा। जब हम लोगों को अवेयर कराएंगे, लोगों को बताएंगे इसके बारे में, तभी जाके हम लोगों को ये समझा पाएंगे कि पर्यावरण संरक्षण किस तरह से काम होता है, कि थिंक लोकली एंड वर्क लोकली। हमें सबको साथ लेके काम करना होगा। दूसरा, मैं जब यहाँ पर आई तो मैंने देखा आपके उदयपुर के चारों तरफ बहुत ज्यादा खेती होती है और खेती के अंदर आप लोग कीटनाशकों को यूज करते हैं। तो वन मेले में जो मैं अपनी एक्सपर्ट टॉक दूंगी, मैं अभी एक तो वन मेले में मैं दूंगी, दूसरी इसके अलावा आपका एक बर्ड फेयर चल रहा है, अगर आपको ध्यान हो तो। कल मैं बर्ड फेयर में भी गई थी, मेरा सीपी जोशी से मेरी मुलाकात हुई और वहाँ पे मैं यही टॉक देने वाली हूँ कि कीटनाशक जो है वो पोटेंट कार्सिनोजेंस है, म्यूटाजेंस है और टेराटोजेंस है। अच्छा, मैं आप इसे पूछती हूँ कि आपने कैंसर का नाम सुना था पहले इतना कभी? आज कैंसर फ्लू की तरह हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये गुजरात गवर्नमेंट का खुद का स्टॉल लगा हुआ है, उसमें से सब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और हनी, हमारा जो नेचुरल फाइल्ड हनी है फॉरेस्ट का, वो सब साथ में लेके आए सेल करने के लिए और डिस्प्ले के लिए। और यहाँ जो हम वन मेले में आए, बहुत सारे लोग यहाँ मिले हैं, बहुत बढ़िया उसने आयोजन किया है। यहाँ जो उदयपुर जिले के जो भी वो कर्मचारी लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, सब मंत्री लोग भी, सब लोग आए हैं, सबका रिस्पॉन्स अच्छा मिला है और ये बढ़िया आयोजन किया हुआ है। किस तरह का प्रोडक्ट है और क्या क्या ये हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, हमारा जो डायबिटीज कंट्रोल करता है वो प्रोडक्ट है, जॉइंट्स पेन की प्रोडक्ट है, त्रिफला है, हरडे है, आंवले का चूर्ण है। हमारा मेन प्रोडक्ट है, हमारा आंवले का चूर्ण है, हरडे है, त्रिफला के वगैरह सब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। और हनी हमारा मेन नेचुरल वाइल्ड फॉरेस्ट हनी है। ये हमारा गुजरात का भुज डिस्ट्रिक्ट का कलेक्शन हुआ है। ये हमारा गुजरात का खुद 1976 से ये गुजरात का हमारा फॉरेस्ट कॉरपोरेशन काम कर रहा है, उसमें सब ये प्रोडक्ट हमारी बनती है। और गवर्नमेंट की ओर से हमारा और अदर ऑप्शन भी होता है, उसमें टिमरू लीव्स है, मौड़ा लीव्स है, डोली है, अदर गम है, MAP है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, सभी काम ये गुजरात का। हमारा एक फर्नीचर का डिपार्टमेंट भी है। पाली के देसूरी में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित जागृति योजना के तहत तालुका स्तर पर गठित विशेष इकाइयों के सदस्यों और हितधारकों के लिए ओरिएंटेशन सत्र आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता न्यायिक मजिस्ट्रेट नीतू चौधरी ने की और इसमें पैनल अधिवक्ता श्री मुकेश श्रीमाली, तहसीलदार श्री फतेह सिंह जसोल समेत अन्य अधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। सत्र में विशेष इकाइयों की जिम्मेदारियों, ग्रामीण स्तर पर विधिक जागरूकता बढ़ाने और असहाय व निर्धन वर्ग तक न्याय पहुंचाने पर विस्तार से चर्चा हुई। सभी सदस्यों को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश भी दिए गए। लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सुबह सहजरासर में जल जीवन मिशन योजना के तहत उच्च जलाशय और पाइपलाइन का लोकार्पण किया। इसके बाद ब्राह्मण महासभा में टीन शेड का उद्घाटन किया और 11 लाख रुपए की नई राशि की घोषणा की।
मंत्री ने राजकीय विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बने भवनों, कक्षा कक्ष, मुख्य द्वार और आवासों का लोकार्पण किया। शाम को आड़सर में जीएसएस और कालू में वॉलीबॉल मैदान व झूलों का लोकार्पण किया। बारां जिले के अंता एनटीपीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें महाप्रबंधक ने उपलब्धियों के बारे में जानकारी साझा की। महाप्रबंधक श्री अनिल बवेजा ने बताया कि एनटीपीसी समूह की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता मध्य जनवरी तक 87,000 मेगावाट से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में जलने वाले 4 बल्बों में से एक बल्ब एनटीपीसी का है। एनटीपीसी पिछले 39 वर्षों से निरंतर विद्युत उत्पादन कर रहा है और सुरक्षा, पर्यावरण, टीम भावना एवं सतत विकास में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इस दौरान एनटीपीसी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जैसा कि बताया, हमने गत वर्ष में बहुत ज़्यादा क्षमता जोड़ी है और हम करीब 85 गीगावाट प्लस कंपनी बन गए हैं। टाइम टू टाइम हमारे कई प्लांट आते रहे हैं और हम लोगों का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है। कितना परसेंट था इस बार? यहाँ का नहीं, टोटल एनटीपीसी का परफॉर्मेंस भी हम लोगों का बहुत बढ़िया रहा है और हम करीब जैसा हम लोग हमेशा कहते हैं 27% हमारी कुल कैपेसिटी है और देश के 4 में से 1 बल्ब हम ही से जलता है। सामाजिक गतिविधियों को लेकर क्या एनटीपीसी क्या क्या कार्य करती है सर? सामाजिक गतिविधियाँ CSR है हमारे पास, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट भी है। कोई भी नया प्लांट लगता है, जैसे यहाँ पे भी लगा था, तो हमने गांव गोद ले लेते हैं। जिस गांव से हम ज़मीन लेते हैं उनके युवाओं को प्रशिक्षण भी देते हैं। कोशिश करते हैं कि वो उनको कोई एम्प्लॉयमेंट मिल सके और उस गांव का विकास के लिए हम लोग जैसे सामुदायिक केंद्र हैं, स्कूल्स हैं और भी कई चीज़ें हम लोग करते हैं। गत वर्ष क्या उत्पादन रहा सर एनटीपीसी का? जी एकदम से तो मुझे अभी ध्यान नहीं है। जनता का बाकी हमारा जो आप पूछ रहे थे, तो एनटीपीसी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 12% बढ़ा है। झुंझुनू जिले में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित रीट परीक्षा के दूसरे दिन पहली पारी की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। जिले के झुंझुनू, नवलगढ़ और बगड़ क्षेत्र में बनाए गए कुल 39 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कराई गई। पहली पारी में कुल 11,999 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 10,494 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 1,505 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इस तरह जिले में उपस्थिति 87.46% दर्ज की गई। परीक्षा देकर बाहर आए अभ्यर्थियों ने परीक्षा पत्र को सिलेबस और तैयारी के अनुकूल बताया। जीके पेपर इजी था, बट साइंस थोड़ी थी, मैथ एकदम थ्योरी टाइप थी। मेरा तो ठीक था, अभी देखेंगे जाके। आसानी था पेपर, किस तरह के मतलब लेवल एकदम मीडियम था और इजी भी थे। टफ तो ना बहुत कम थे, मतलब क्वेश्चन तो साइंस वगैरह में कुछ मिले बाकी आपको जैसे जीके वगैरह ही पूछा है ना, तो जीके में तो काफ़ी क्वेश्चन ऊपर लेनी है पेपर। क्या आपको कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिलेगी ये चीज़ ये यहाँ पे ऐसे नहीं है। आपको 4 चीज़ देंगे, चारों को आपको मिलान कराना वाला हुआ, या फिर ऑप्शन है ना मल्टीपल चॉइस वाले वैसे हुआ डायरेक्ट। इसका पेपर लेंदी है, पेपर छूट है बच्चों, बाकी पेपर आसान है, मीडियम तक का रेंज है। एकदम कंपनी के 10-15 क्वेश्चन छोड़ो तो बाकी तो सब ठीक थी तैयारी। मेरे लिए तो सही हुआ। तीर्थ नगरी पुष्कर में मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं को एक नया आस्था केंद्र मिला। नाग पहाड़ी की तलहटी में खरेकड़ी रोड स्थित नवनिर्मित साईं बाबा मंदिर का राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने विधिवत शुभारंभ किया। वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच हुए उद्घाटन समारोह में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी समेत कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। करीब 5 बीघा में विकसित मंदिर परिसर का राज्यपाल ने भ्रमण कर व्यवस्थाओं की सराहना की। मंदिर के शुभारंभ से पुष्कर में धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलने की उम्मीद जताई गई। यहाँ पुष्कर के बाजू पुणे में रहने वाले विकास रुनवाल, ये तो मंदिर
और केवल सेवा का काम करते हैं। कुछ आयुर्वेदिक दवा ही बताते थे और आयुर्वेद में उनका अच्छा अभ्यास भी है। उन्होंने 2-3 साल पहले ये सोचा कि पुष्कर के पड़ोस में महाराष्ट्र में जो प्रसिद्ध साईं बाबा का मंदिर है शिरडी में, वैसा यहाँ मंदिर बनाना और राजस्थान वासियों के लिए साईं बाबा का दर्शन यहाँ हो जाए। और इसीलिए इसी साथ साथ उन्होंने और भी कुछ मंदिर बनाए। दत्तक का मंदिर बनाया, यहाँ हनुमान जी का मंदिर बनाया, यहाँ हमारे विठल रुक्माई का भी मंदिर बनाया और ऐसे मंदिर उन्होंने यहाँ बनाए। और मंदिर के साथ साथ उन्होंने यहाँ अच्छी पेड़ लगाए। ये सभी पेड़ उन्होंने महाराष्ट्र से लाए हैं। आज के इस पुष्कर राज जो विश्व का एकमात्र मंदिर ब्रह्मा जी का मंदिर है, सारे तीर्थों का गुरु है पुष्कर राज। आज यहाँ हमारे संत महाराज विकास जी रोनवाल जी ने के द्वारा अथक मेहनत से यहाँ शानदार इस धार्मिक नगरी में और इस मंदिरों का निर्माण हुआ। विशेष तौर से साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा का जो मंदिर है वो भी बना, और अनेक सारे, चाहे गणेश जी का हो, चाहे भगवान शंकर का हो, चाहे सभी जितने भी जो देवी देवता हैं उन सब का मंदिरों का निर्माण किया गया है। निर्माण ही नहीं किया, यहाँ आकर हर व्यक्ति एक शांति की अनुभूति प्राप्त करता है। आज हम पहुँचे हैं पुष्कर तीर्थ नगरी अरावली की पहाड़ियों स्थित बने साईं बाबा मंदिर स्थित। आज राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी ने इस मंदिर परिसर में पहुंचकर साईं बाबा मंदिर के जो मंदिर परिसर है वहां पर पहुंचकर जो मंदिर का शुभारंभ उनके द्वारा किया गया है। आज आप देख सकते हैं कि काफ़ी हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जो है इस मंदिर परिसर में जो है यहाँ पर जो है श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। और साथ ही हम बता दें कि ये नाग पहाड़ी स्थित बने महाराष्ट्र के जो संत है साईं बाबा ट्रस्ट के विकास रोनवाल जी, उनके द्वारा ये जो मंदिर है ये बनाया गया। इसके अंदर सभी देवी देवताओं की जो मूर्तियां यहाँ पर जो है प्राण प्रतिष्ठित की गई है और काफ़ी लंबे चौड़े क्षेत्र के अंदर बने इस विशाल काय मंदिर साईं बाबा मंदिर के अंदर जो है यहाँ पर काफ़ी भव्य जो नज़ारा है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। नाहक पहाड़ी के तलहटी के पास में स्थित ये मंदिर है और पुष्कर तीर्थ नगरी जगत पिता ब्रह्मा मंदिर से मात्र जो है 3 किलोमीटर की दूरी पर ये जो बड़ा भव्य जो साईं बाबा मंदिर यहाँ पर बना है। और आज जिस प्रकार से राजस्थान के राज्यपाल साथ में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, इसके साथ साथ में यहाँ पर जो है आला अधिकारी पुष्कर के निवर्तमान सभापति कमल पाठक सहित उप सभापति शिव स्वरूप मैरसी के साथ साथ में भाजपा के प्रवक्ता अरुण वैष्णव सहित अन्य आला अधिकारी, पुलिस में जाब्ता यहाँ पर जो है राजस्थान के गवर्नर राज्यपाल जो है हरिभाऊ बागड़े जी, उनकी सुरक्षा में जाब्ता जो है तैनात रहा और बड़ा ही भव्य तरीके से यहाँ पर जो है आज इस मंदिर का शुभारंभ किया गया। सीताराम गहलोत, सुजस समाचार, पुष्कर। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।